हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम जो भूगोल का सॉल्यूशन लगातार देख रहे हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। और हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिए थे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप जो सामने देख रहे हैं सभी समझ लिए थे। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देखे थे। और लगभग लगभग हम करते करते, आपको अगर याद हो तो हम लगभग 12 क्वेश्चन कर चुके थे। और उसके बाद हम देखेंगे आज 13वें प्रश्न से। 13वां प्रश्न हमारा है, प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर है। इससे पहले के अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्न हमारा, प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर है। देखते हैं इसको। तो ये देखिए प्रदूषण क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि के मूलभूत गुणों का जो ह्रास होता है उसको हम प्रदूषण कहते हैं, यह प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वो प्रदूषक कौन होता है, जो प्रदूषित करता है। ठीक है, उन पदार्थों उत्पादों को प्रदूषक कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु, भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं या खराब करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रदूषक। ठीक है, अब अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत लिखिए। देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का दहन, ये सब वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। औद्योगिक प्रक्रमण से उत्पन्न विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन, खनन कार्य, ये सभी वायु में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टास को वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। और इससे क्या होता है, वायु जो हमारी वो प्रदूषित होती है। ठीक है, फिर हमारा 14वां प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण लिखने। कैसे कारण लिखने हैं, भौगोलिक कारण। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। तो ये देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। देखिए प्राकृतिक कारक, धरातली स्वरूप, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति। एक तो ये कारण हो गया जनसंख्या वितरण का। ठीक है, फिर आर्थिक कारक देख लीजिए इसमें, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास, परिवहन, अब सामाजिक कारण देख लीजिए, सांस्कृतिक कारक, विस्थापन, श्रम का विकास। ये पूरा उत्तर हो गया। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें इसमें आ चुकी है। अगर आप सिर्फ प्राकृतिक कारण लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, धरातली स्वरूप आ जाएगा, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति। और अगर आपको आर्थिक कारक बताने हैं तो भाई खनिज जो निकलता है, नगर कितने बसे हुए हैं, औद्योगिक विकास कितना है, परिवहन वहाँ कैसा है। और अगर सामाजिक कारक तो ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है इसी के अथवा वाला कि प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए। अपकर्ष कारक लिखने हैं, कौन से अपकर्ष, तो देखते हैं कोई 3 लिखना है। तो ये देखिए प्रवास के अपकर्ष कारक, रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि। ठीक है, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक है कि किसी स्थान पर अप्रवास का कारण बनते हैं। ठीक है, विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग आकर के आगे रह करके बसेंगे, प्रवास करेंगे यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये अपकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं, अपकर्ष कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न पूछा है लघु एवं वृहत उद्योग में कोई 3 अंतर बताने हैं। ठीक है, मतलब छोटे उद्योग और बड़े उद्योग में। तो ये देखिए लघु उद्योग की जो विशेषताएं होती है, क्या क्या होती है, यह कम पूंजी द्वारा छोटे आधार पर चलाए जाते हैं। इन उद्योगों में मानवीय श्रम के साथ साथ मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट है कि कच्चा माल बाहर से भी मंगाया जाता है तथा तैयार माल को बाहर के बाजार में भी भेजा जाता है। इन उद्योगों का महत्व विकासशील देशों में अधिक है। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट है कि भारत और चीन जैसे देशों में वस्त्र, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े की वस्तुएं आदि इन उद्योगों के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल हो गए। अब बड़े उद्योग देख लेते हैं। भाई बड़े उद्योग क्या होते हैं, वृहद उद्योग। ठीक है, इस प्रकार के उद्योग बहुत बड़े आकार में अधिक पूंजी लगाकर स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों में भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा श्रमिक भी अधिक होते हैं। ठीक है,
इन उद्योगों में बने उत्पादों को न केवल देश में उपयोग किया जाता है बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं, क्या क्या उदाहरण हैं। उदाहरण बता दिए इन्होंने, लो इस्पात, मोटर कार उद्योग, वायु निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग। ठीक है, और इसमें अधिक पैसे, कुशल श्रमिक, विकसित तकनीक और परिवहन सुविधा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये 4-4, 5-5 पॉइंट हमने दोनों के बता दिए हैं। अब इसी प्रश्न का अथवा प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर बताने हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, 3 अंतर बताने हैं। तो ये देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप या गतिविधियां और द्वितीयक क्रियाकलाप या गतिविधियां एक ही बात है। ठीक है, इनमें मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। प्राथमिक की बात है, जैसे आप वन से लकड़ी काट के लाए, कुछ भी आप वन से जो भी सामान लाए प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी या मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है, वन से आप जो भी प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। उन वस्तुओं से आप जो भी निर्माण करते हैं उद्योगों में ले जा करके, वो सब द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, फिर एक और इसमें अंतर हो गया कि प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा कम प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया जाता है, और इसमें मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे है कि इन क्रियाकलापों के अंतर्गत शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन, पशुचारण, कृषि आदि सम्मिलित है। और इनमें लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चीन उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आदि शामिल है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप एक और अंतर है, और वो क्या है कि इन क्रियाओं में मनुष्य में अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती, और इनमें अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं, और ये जो द्वितीय क्रियाकलाप में जो शामिल होते हैं वो उच्च जीवन गुणवत्ता के साथ जीवन जीते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 16वां प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर बताने हैं या प्रवास के सामाजिक परिणाम बताने हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये देखिए, जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में निम्न अंतर देखने को मिलता है। भाई, ग्रामीण समुदाय कैसा होता है और नगरीय। देखिए, ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, अतएव वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं, अतएव नगरीय समाज में जनसंख्या का आकार भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा गाँवों में कम होता है। फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या समान व्यवसायी होने के कारण संस्कृति में भी समान होती है, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती, क्योंकि सब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, इसलिए उनकी संस्कृति समान नहीं पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है कि ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है, इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में चतुराई और चालाकी पाई जाती है। ये भी आप समझ सकते हैं, आप सभी जानते होंगे। फिर अगला है कि ग्रामीण जनसंख्या में सामुदायिक भावना पाई जाती है, किंतु नगरीय जनसंख्या में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। इन समुदायों में सामुदायिक भावना के स्थान पर व्यक्तिवादिता की प्रबलता होती है। ठीक है, अब अथवा वाला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो प्रवास के सामाजिक परिणाम पूछा था। और सामाजिक परिणाम क्या होते हैं कि प्रवास से नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों की ओर आसानी से होता है। ठीक है, सामाजिक परिणाम पूछे इसलिए हम बता रहे हैं इसे। प्रवास से समाज में मिश्र संस्कृति का उदय हो जाता है। प्रवास से लोगों में अपराध और नशीले पदार्थों को लेने की प्रवृत्ति पनप भी जाती है, जैसे कि शहर गए, वहाँ से कुछ शौक सीख कर के आ गए और गाँव में भी वही सभी को बता दिया। तो इस तरह से भी प्रवास के सामाजिक ये परिणाम है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सभी प्रकार के होते हैं, वो तो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव सभी रहते हैं। फिर अगला है बंजर एवं व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए, और उसके अथवा में रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए, पहले अथवा वाला देख लेते हैं। खरीफ की फसल यह मानसून ऋतु के आगमन के साथ शुरू हो जाती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली। ठीक है, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, रबी की फसलें अगर हम देखें तो ये मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इनकी जो मुख्य फसल है गेहूँ,
जौ, चना, सरसों, अलसी जिसे तेल निकालने के बीज आदि। इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, ठीक है, और इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है और ये फसलें मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, ठीक है। अब इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, बंजर भूमि होती है या अनउपजाऊ भूमि है जो कृषि के योग्य नहीं होती है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वो भूमि होती है जिसमें पिछले 5 वर्षों या इससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई हो, ठीक है, मतलब कृषि योग्य तो है लेकिन उस पर कृषि नहीं हो रही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये बंजर है, और आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। फिर तीसरी बात है, ऐसी भूमि पहाड़ों, मरुस्थलों और खड्ड आदि में मिलती है और यह भूमि जलभराव, लवणता तथा मृदा क्षारता वाले स्थानों पर मिलती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। या फिर भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। पहला वाला उत्तर देखेंगे हम। तो देखते हैं इस नहर का क्या प्रभाव पड़ा। तो नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई के प्रसार ने इस मरुस्थल भाग की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था तथा समाज को बदल दिया। इस नहर के प्रभाव निम्न है। तो सारे प्रभाव यहाँ पर लाइन टू लाइन है कि कमान क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वन तथा चारागाहों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे वायु अपर्दन तथा नहरी तंत्र में बालू जमाव की क्रियाएं धीमी पड़ गई। दूसरा है, इस क्षेत्र में बोए गए क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि अनुभव की गई। ये अच्छा पॉइंट है, आपको याद हो जाएगा सरलता से। तीसरा है, कमान क्षेत्र में फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। फिर अगला है, चना, बाजरा तथा ग्वार जैसी बोई जाने वाली पारंपरिक फसलों के स्थान पर गेहूं, कपास, मूंगफली तथा चावल की फसलें उत्पादित की जाने लगी। कमान क्षेत्र में पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। फिर अगला है, सघन सिंचाई तथा जल के अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में जल भराव व मृदा लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्याएं सामने भी आई, ठीक है। अब देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। तो ये देखिए, सीधा आंसर हम यही वेबसाइट से इसको बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 विशेषताएं, ठीक है। कम जल वाले क्षेत्रों को अधिक जल वाले क्षेत्र से जोड़ा जाना चाहिए जिससे वहाँ की खेतीबाड़ी की जा सके, ये पहला पॉइंट। दूसरा है, भूजल स्तर का निरीक्षण करना चाहिए जिससे कि भूजल स्तर का पता चले और भविष्य में उचित कदम उठाया जा सके, ठीक है। तीसरा है, जल विकास की योजनाएं बनाई जाए तब ऐसे क्षेत्रों को पहले प्राथमिकता दे जहाँ पर जल की कमी है, जैसे कि सूखा एरिया। चौथा पॉइंट है, जल एक अमूल्य संसाधन है, इसका उपयोग हमेशा ही देश में पेय उपयोग के लिए करना चाहिए और देश के हित के लिए करना चाहिए। 4 बातें 2002 में शामिल की गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। अब आखिरी हमारा जो प्रश्न है वो मानचित्र वाला है, जो बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। नॉर्वे, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, पंपास घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और ये उसके अथवा में दिए हुए, इनको भी हम देखेंगे जल्दी ही। बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक वीडियो हम पूरा मानचित्र के ऊपर ही देने वाले हैं और इसमें चारों बातें हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ।